और यहाँ पर आप देखो जो भी है हर चीज भर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जब पलटोगे इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, देख सकते हो। अगर इस तरीके से लिखते हो तो एक भी तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी है पूरी अगर इस तरीके से लिखते हो, और एग्जामिनर तुम्हारा नंबर बढ़ा कर जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका मॉडल पेपर है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कोई आज तक नहीं बताया होगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एग्जाम से डरना आसान होता है लेकिन लड़ने वाला ही महान होता है। जब पड़ती है कॉपी पर कलम की चोट एग्जामिनर खुश होता है और तुमको भर भर के नंबर देता है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास ये रही बोर्ड की कॉपी 2023 की है और मैं इसे चुरा कर लाया हूं, तो भाई इसके लिए मुझे जेल तक हो सकती है, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, तो ये रही देखो कॉपी, यहाँ पर इस तरीके से आपको भरना है और मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, आप लोग देख सकते हो। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके नंबर बढ़ा कर दे। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा सेम उसी तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये रहा हिंदी का मॉडल पेपर, आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है। मॉडल पेपर है 2022-23 बोर्ड ने जारी किया है, क्लास 10th विषय हिंदी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो कि क्या रहता है, भाई 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा अब की बार। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है और इसे OMR शीट पर भरना पड़ेगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है भारतेंद्र युग या शुक्ल युग या द्विवेदी युग या शुक्लांतर युग। तो जो है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है। अब आप लोग किसमें भरोगे, OMR शीट पर। आपको या तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है गोला भरने के लिए, और दूसरा पेन कलर पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये सारी कॉपियां कंप्यूटर से जांची जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो किस तरीके से OMR शीट आप लोग भरोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है आप लोग देखो, तो दूसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन मान लो ये वाला है तो इसका दूसरा विकल्प सही है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल ध्यान पूर्वक दूसरे विकल्प पर इस तरीके से गोला कर देना है, बस ये देखो पूरा गोला कर देना है, बस आपका हल हो गया। एक बार क्वेश्चन गलत कर दिए तो दोबारा काट पीट करके आप सोचो कि मैं दूसरे में भर दूं तो कैसे कर पाओगे, इसीलिए ध्यान पूर्वक भरना है, आपको बहुत ध्यान देना इसमें। एक बार आपने जो भर दिया उसको भरे रहने देना, फिर आप उसमें बिल्कुल भी काट पीट या कुछ भी चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी मत करना। OMR शीट तो भर लोगे, मैं हर बार नहीं बताऊंगा। तो अब आपका आगे क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो आप लोग पढ़े होंगे भाई निबंध विधा की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद गबन किसकी रचना है, तो गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। गबन गोदान सेवा सदन निर्मला कौन सी विधा की है, तो मैं बता देता हूं उपन्यास। तो ये भी आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, 1936 से 1943 तक या फिर 1919 से 1938 तक या फिर 1900 से 1918 तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है आपका हो जाएगा वो है विकल्प नंबर 2, 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर देख सकते हो ये रही कॉपी, सेम इसी तरीके से आपको अनुक्रमांक भर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आप देखो जो भी है हर चीज भर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जब पलटोगे इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, देख सकते हो। अगर इस तरीके से लिखते हो तो एक भी तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी है पूरी अगर इस तरीके से लिखते हो, और एग्जामिनर तुम्हारा नंबर बढ़ा कर जाएगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो चौथा हमने सॉल्व करवाया, पांचवा देखो, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना, जल्दी से मुझे बताओ। तो यहाँ पर जीवनी या फिर आत्मकथा या साक्षरता भेंट वार्ता या फिर रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है वो है आत्मकथा विधा की रचना। किसकी है, आत्मकथा विधा की रचना, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लेना, और किसकी रचना है जल्दी से मुझे बताओ, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 आपका कहता है कि भाई प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो प्री प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की या फिर भारतेंद्र युग की या फिर प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो जल्दी से बताओ किस युग की रचना है प्री प्रवास, तो आप लोग याद कर लेना भाई साहब, प्री प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है। तो मधुशाला किसकी रचना है, यहाँ पर पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा हरियावध, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा सुमित्रा नंदन पंत।
तो किसकी रचना है जल्दी से मुझे आप लोग बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ मधुशाला जो है वो किसकी रचना है, जल्दी से बताओ, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आगे आते हैं, आगे आपका आता है भारत भारती किसकी रचना है। तो यहाँ पर पहला सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर याद कर लेना मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, उसके बाद आगे आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, आधुनिक काल कब से कब तक माना गया है, यानी कब से कब तक है। ठीक है, तो ये है 1843 से अब तक, आप लोग याद कर लेना, मैं जल्दी से बता दिया। ठीक है, विकल्प नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो हैं वो किस युग के कवि हैं, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर याद कर लेना रीतिकाल युग के। ठीक है, तो रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद आता है आगे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, हास होता है। और जो शोक होता है वो किसका स्थायी भाव होता है, तो करुण रस का। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आपका आता है ये देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। ठीक है, यानी परयो प्रभात भी लिखा होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, कि जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आप सॉल्व करते हो OMR शीट पर ध्यान पूर्वक इनका आंसर भरना है। अगर एक बार गलती हुई दोबारा सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आप अगर कंफ्यूजन में हो तो उसको क्लियर करो तब भरो, लेकिन ध्यान पूर्वक भरो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो उसके बाद आपका आता है, तो ये वाला आप लोग मुझे कमेंट करना कौन सा होगा जल्दी से। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, और उसके बाद आता है आगे क्या आता है, 13वां क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण या 5 चरण। तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं रोला छंद में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आगे प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण में आ का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल है उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय भी पूछ सकता है, यहाँ पर ये देखो प्रत्यय भी पूछेगा 1 नंबर का। ये सारे पहले 2-2 नंबर के आते थे, अब 1 नंबर के आने लगे। प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, या फिर 5 या फिर 6 या फिर 3। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। उसके बाद आगे आता है 16वां क्वेश्चन यहाँ पर कि भाई पीतांबर में कौन सा समास है। ठीक है, तो पीतांबर में कौन सा समास है, यहाँ पर कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो यहाँ पर पीतांबर में यानी पीला है वस्त्र जिसका, यानी श्री कृष्ण की ओर, यानी बहुव्रीहि समास यहाँ पर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये सारे तो आपको पढ़ने नहीं, आपको द्वंद्व और केवल द्विगु समास पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, द्वंद्व और द्विगु समास। तो यहाँ पर ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास क्या कर रहा है। तो भाई हर जगह ये यूपी बोर्ड वाले गलती करते हैं। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इतनी गलतियां कोई नहीं कभी नहीं होती। हर जगह गलती, हर मॉडल पेपर में गलती, चाहे वो आपको क्वेश्चन पेपर है उसमें तक गलती मिलती है। मैं कई जगह इनकी गलतियां आपको बताया हूं। तो यार मैं क्या कर सकता हूं, क्या बताऊं। यूपी बोर्ड वालों देख रहे हो तो सुधरो सुधरो भाई, सुधरो। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो अश्रु या फिर अंशु या फिर रोना या फिर आंख। तो आंसू का जो है तत्सम रूप है वो है अश्रु, आप लोग जानते हो। ठीक है, इतना तो सरल है ये। उसके बाद आगे आता है प्रश्न नंबर 18, यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का सूत्र क्या है, आदगुण इको यणाची या फिर ये, या तो ये वाला होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प। उसके बाद 19वां कहता है फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो भाई ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग इनका जल्दी से कमेंट करना, क्योंकि मुझे सच में नहीं आता। मैं देखो जो नहीं आता वो सच बता देता हूँ, मैं आज तक याद नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये है कमेंट करना। उसके बाद इसको भी आप लोग मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, देख लेना यार क्वेश्चन बैंक में या अपने पुस्तक में। तो बस आपके ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि भाई प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से लिखे कि एग्जामिनर बिल्कुल हमारी कॉपी पर फिदा हो जाए और भर भर के नंबर दे। किस तरीके से तुमको लिखना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर इस तरीके से लिखते हो तो एक भी नंबर कट जाते हैं तो चैनल डिलीट कर दूंगा, समझ लो। तो भाई साहब एक भी नंबर नहीं कटेंगे, एग्जामिनर तुमको बिल्कुल मस्त फुल नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से लिखोगे। तो वर्णात्मक प्रश्न आपका खंडवा में आएगा। तो यहाँ पर आपका देखो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा और 2 नंबर का ही ये रहेगा। इसी तरीके से अथवा भी रहता है, इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, इतना तो आपको यार नॉलेज है ही। तो यहाँ पर ये देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त
का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर सिंपल मित्रता के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा चैप्टर हो गया? मित्रता। मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स। ठीक है, भारतीय संस्कृति और मित्रता इन दोनों को तैयार कर लो, 100% इसी में से आएंगे। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले संदर्भ पर। एग्जामिनर किस तरीके से तुम्हारी कॉपी जांचता है, तो इस वीडियो में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांचता है, किस तरीके से वो खुश होता है, किस तरीके से तुम्हारे ऊपर नंबर की बारिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रख देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से हो गया। तो सबसे पहले आपको संदर्भ क्या लिखना है। देखो यहाँ पर मान लो किसी बच्चे ने ये सॉल्यूशन किया, मैंने लिखा यार, खुद तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 4-5 घंटे ये कॉपी लिखने में लगा है। तो भाई साहब तुम भी थोड़ा सा तो लाइक कर सकते हो, ये केवल इस तरीके से दबाना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप वगैरह हर जगह फैला दो यार वीडियो को। ठीक है, इतनी मेहनत लगती है। तो ये है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? संकेत। ठीक है, संकेत आप लोग लिखोगे, ये देखो इसका संकेत यहाँ पर 1-2 अक्षर लिख देना है और लास्ट का लिख देना है, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से करके। तो यहाँ पर संकेत का मतलब क्या है कि हम ये वाला कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है? संदर्भ करना है। संदर्भ में देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी को ऐसे जांचेगा और 2 नंबर इस तरीके से चढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, केवल जिसमें रेखा है, क्या है मैं बता रहा हूं, केवल जिसमें रेखा है उसी का मतलब आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखो ये जो रेखा खींची है ना, ये वाली की केवल व्याख्या आपको करनी है बस, और कुछ नहीं करना यहाँ तक। तो बस ये रही व्याख्या, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग? देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कि भाई लेखक के अनुसार समान स्वभाव और रुचि वाले व्यक्तियों के बीच ही मित्रता नहीं हो सकती, अपितु भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचि रखने वाले लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। मित्रता करते समय लोग विभिन्नता को देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। विभिन्नता देखकर ही लोग मित्रता करते हैं, अर्थात विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के बीच भी गहरी मित्रता हो सकती है। जैसे राम एवं लक्ष्मण दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। ठीक है, अनुकूल नहीं था। लक्ष्मण उग्र स्वभाव वाले थे, बहुत ही क्रोधी थे, और राम बिल्कुल शांत स्वभाव वाले थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में गहरी मित्रता थी। देखो ये मैंने अपने से लिखा है, आप अपने से लिखो और एग्जामिनर देखो इस तरीके से जांचेगा और यहाँ पर आपको दे देगा 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल 2 नंबर ये आपका मिल गया। तो आपका इस तरीके से पूरा का पूरा 70 नंबर मैं क्लियर करवा रहा हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक इसीलिए बोल रहा हूं, देखो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाया होगा कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही सॉल्यूशन दे दिया हो, क्योंकि मेहनत लगती है। ठीक है, तो मेहनत तुम भी करना थोड़ा सा, सब्सक्राइब वगैरह करके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखो एक प्रश्न का उत्तर जो देना होगा यहाँ पर देखो। ठीक है, क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? बिल्कुल सिंपल है कि भाई समाज में विभिन्नता देखकर लोग इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि जो गुण हम में नहीं है वो हम अपने मित्र में देखना चाहते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिख देना है कि भाई लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल, क्योंकि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि वे गुण हमारे मित्र में मिले। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। ये देखो बिल्कुल 2 नंबर फिक्स हो गए, तुम्हारा कोई ही नहीं काट सकता। ठीक है, स्वयं एग्जामिनर इस तरीके से इतनी हैंड राइटिंग से लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस तरीके की हैंड राइटिंग से लिखोगे तो तुम ही सोचो कौन तुम्हारा नंबर काट सकता है, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखो इधर आ जाएगा पद्यांश। ठीक है, गद्यांश तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आपका आएगा पद्यांश। तो यहाँ पर ये देखो पद्यांश में क्या कैसे पूछेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। तो अब आप लोग कैसे दोगे? तो यहाँ पर देखो सिंपल है, क्या क्या पूछा है? उपर्युक्त संदर्भ का संदर्भ लिखना है और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और एक इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। सबसे पहले संकेत लिखोगे कि भाई चरण कमल बंदों, उसके बाद यहाँ पत्ती ही पाई। ठीक है, यानी आपके भाई शुरू की लाइन और थोड़ा सा लास्ट की लाइन, ये संकेत हो गया। उसके बाद आपका संदर्भ हो गया, संदर्भ प्रस्तुत पद्यावतरण। देखो उधर गद्यावतरण लिख सकते हो या गद्यांश, इधर पद्यांश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। बिल्कुल सिंपल, ये आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। एग्जामिनर बिल्कुल भी इसमें सोचेगा तक नहीं है और आपको 2 नंबर देके जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देखो करना, केवल जो रेखांकित अंश है, ध्यान देना पूरे की नहीं करना है, केवल जो रेखांकित अंश है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ठीक है, इतना केवल जो रेखांकित है उसका आपको व्याख्या करना है।
तो किस तरीके से करोगे, देखो बिल्कुल हेडिंग ऐसे ही डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत काव्य में कवि सूरदास जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए कहते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं, अगर भगवान की कृपा हो जाए उसके पास सब कुछ हो जाता है, बस यही बोला गया। इस तरीके से एग्जामिनर जांचेगा और 2 नंबर तुम्हारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ये मत सोचना कि मैं पूरा का पूरा संदर्भ रट लूं, व्याख्या रट लूं, ठीक है, तभी मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता हूं। महा बकवास है, तुम्हें संदर्भ रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा है, उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज होता है या कवि का नाम चेंज होता है। दूसरी बात कि भाई जो रेखांकित अंश की व्याख्या उसको रट लें, तो उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसको बना बना कर लिखा जाता है, अर्थात करके भी तुम लिख दोगे ना तो तुमको पूरे नंबर मिलेंगे। तो भाई उसमें 20 पे रटने की क्या जरूरत है, तुम ही सोचो। तो इस तरीके से आपका हो गया। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है उपर्युक्त पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर बस आपका 2 नंबर ये भी फिक्स, 6 नंबर आपका टोटल इसमें भी फिक्स हो गया। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी जांची जाती है, ध्यान देना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपका क्या कहेगा, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप क्या कहोगे, आओगे, ये देखो 30 है 3, ठीक है। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वही जारी किया गया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 कहता है कि भाई दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, भारतीय संस्कृति और वाराणसी दोनों चैप्टर तैयार कर लो, इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो यही आ सकता है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको संकेत लिखना पड़ेगा, हर जगह लिख देना। ऐसा नगरी भाषायाम करिता, यहां पर जो भी दिया है ये देखो ऐसा नगरी और यहां पर भाषायाम करिता संकेत लिखा गया। उसके बाद आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सिंपल, आपका कितने नंबर का आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 नंबर का होता है, तो 2 नंबर ये हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन टोटल 5 नंबर का आएगा, यानी 2 नंबर का ये संदर्भ रहेगा और 3 नंबर की आपकी अनुवाद रहेगा, ठीक है। तो अब अनुवाद में आते हैं, तो ये देखो हम अनुवाद में आ गए। तो इसमें देखो लेखक का नाम तो लिखना नहीं होता है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। ये देखो अनुवाद में क्या लिखोगे आप लोग, हिंदी अनुवाद है कि भाई यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो आपका 3 नंबर यहाँ पर भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से कॉपी जांचते हैं। एक बात याद रखना, कभी भी मत सोचना कि अब मैं अभी 1 महीने बचे हैं और मैं संस्कृत अनुवाद सीखने लग जाऊं। थोड़ा सा भाई पढ़ोगे तो भी समझ में आराम से आ जाता है कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। बस उसी तरीके से आपको अनुवाद लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो क्यों आप लोग रटोगे, 2 4 10 दिन खराब करोगे। मैं जो बताऊंगा वो अनुवाद आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहे ना लाइक वाइक करके, ठीक है। प्यार मोहब्बत में लाइक कर लेते हो, लेकिन इसमें भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आगे आते हैं, आगे आपका आता है प्रश्न संख्या 4, ठीक है। उसके बाद संकेत देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक अब की बार अलग किया गया है। देखो संस्कृत खंड से अब की बार 10 नंबर का पूछा जा रहा है अनुवाद। कैसे, 3 इधर देखो 5 नंबर का ये हुआ और ये वाला पोर्शन पूरा अलग कर दिया गया श्लोक वाला। इसमें श्लोक भी अब की बार पूछा जाएगा। ये देखो प्रश्न नंबर आपका क्या आता है, चौथा। क्या कहता है प्रश्न नंबर चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 5 नंबर का ये भी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लो, बस इन्हीं को तैयार कर लो। मैं आपको और बता दूंगा तो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले संकेत हर जगह देना है, सर्वे भवन्तु और सुखी भवेत्, इतना आपने कर दिया। उसके बाद संदर्भ वही लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी, यहाँ पर श्लोक है तो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की बात की गई है, यानी सभी रोग में न हो, यानी रोग रहित हो, ये सारी चीजें है ना, तो ये कल्याण की बात की गई है। तो ये आपको लिखोगे, आपका यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपका कितना आता है, तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद आपको करना है कि भाई सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। कितना सरल है, ठीक है। इतना लिखने का तो यहाँ पर कितना मिलता है, इतना लिखने का जानते हो, 3 नंबर इतना लिखने का, ठीक है। तो देख रहे हो। एक बात और बताना चाहूंगा, अब की बार आपकी बल्ले बल्ले है। क्यों, मैं बताता हूं। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है। आप चाहोगे तो 1.5 से 2 घंटे में ये पूरी कॉपी आप लिख सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखना होता है और नंबर बड़े बड़े मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है, देखो यहाँ पर मैंने दूसरा भी सॉल्व करवा दिया, अथवा में वैसे दिया है आपको केवल एक करना है बोर्ड, मैंने दोनों करवा दिया यहाँ पर, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना। ये देखो, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो यहाँ पर ये देखो पूरा है, ठीक है। तो
तो उसके बाद हिंदी अनुवाद इसका आप लोग कर लेना। और देखो संदर्भ लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये आपका हिंदी अनुवाद मैंने बता दिया, इसको आप लोग पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है 5 नंबर। तो आगे बढ़े, आगे आपका देखो यहाँ पर आता है जीवन परिचय, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर जो आएगा, देखो सबसे पहले तो आएगा प्रश्न नंबर 5, ये आपका रहेगा खंड काव्य। अब खंड काव्य अपने सर से पूछ लो कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है। मेरे जो चैनल है यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, हर यूपी के सारे जिलों से, ठीक है। तो मैं तुमको नहीं बता सकता यार एक एक करके, प्लीज समझने की कोशिश करो, इसलिए अपने टीचर से पूछो सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, वो आराम से बता देंगे। और उसको केवल तुम्हें पढ़ना है और बना बनाकर, हमेशा बोलता हूं, लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पर इसको देखो किस तरीके से आप जीवन परिचय लिखोगे। यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 कहता है, देखो ठीक है। तो पांचवा आपका खंड काव्य हो गया, तो यहां पर पांचवा मैंने नहीं लिखा, पांचवा कितने अंक का आएगा आपका 3 नंबर का, तो आप लोग लिख दोगे तो 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपका जो आएगा ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या पूछेगा प्रश्न नंबर 6 में कि भाई दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक को आपको करना है, केवल एक को, जो आपको आता हो बेस्ट तरीके से वही को करना है, बस। आप इसको तैयार कर लो, 5 नंबर मुझसे अभी ले लो। देखो किसी भी जीवन परिचय को तैयार करना है, अगर तुम्हें याद नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल सर्च करना है, क्या करना है बिल्कुल कि भाई जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय भाई लर्न मंत्रा या विकास भैया या फिर हिंदुस्तानी क्लासेस, कुछ भी सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। मेरे जीवन परिचय सारे वायरल हैं, ठीक है। इसको भी वायरल करवाओ, लाइक वाइक करके, शेयर करके, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको, ठीक है, आऊंगा तुम्हारे पास ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले किस तरीके से लिखो जीवन परिचय, सबसे पहले यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देना है। जन्म लिख दिए, उसके बाद मृत्यु लिख दिए, पिता का नाम, शिक्षा, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अगर माता का नाम है तो यहाँ पर माता का नाम भी लिख सकते थे और इनकी रचनाएं भी लिख सकते थे इतने में, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय ये पोथी लिखो, सबसे पहले इसको लिख दो। एग्जामिनर इसी को जांच कर हो सकता है पूरा नंबर आपको देके चला जाए। कितने नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर। तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। देखो इस तरीके से राइटिंग से लिखोगे तो भाई कौन नंबर काटेगा यार तुम्हारा, कोई नहीं काट सकता। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है कि भाई श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में सुंगरी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली, ठीक है। इनका सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए नाम लिखवाया गया, यानी उच्च शिक्षा करने के लिए क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया। वहां पर इनका मन नहीं लगा और विद्यालय छूट गया और ये 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। जब मात्र 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनके माताजी की भी मृत्यु हो गई, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया, लेकिन कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। भाई साहब कितनी मृत्यु हुई, तो भाई अंदर ही अंदर टूट गए संघर्ष के कारण। और इन्होंने 3 शादियां की थी। इनके तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। हिंदी के महान नाटककार, क्योंकि महान नाटककार थे, चंद्रगुप्त स्कंद को आपने नाटक पढ़ा होगा, कहानीकार भी थे, ठीक है। यहाँ पर प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यासकार भी थे, तितली, कंकाल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सन 1937 ईस्वी में मृत्यु हो गई। एग्जामिनर बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, आंख बंद के इस तरीके से जांचेगा पूरा, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पर नंबर चढ़ाएगा 5 नंबर। उसके बाद फिर बाद में जोड़ता है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यार इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो कौन यार तुमको नंबर नहीं देगा, तुम ही सोचो। एक बात और बताना चाहूंगा, जीवन परिचय कभी भी रटने की कोशिश मत करना यार, बिल्कुल सिंपल होता है। उनका जो मेन टॉपिक है उसके आधार पर आप लिख दोगे ना तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा 1-2 आप गूगल करो और दूसरों की वीडियो देखो और उसके अनुसार अपने से बनाने की कोशिश करो, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। इतना मेरी बात ध्यान रख लेना अपने विकास भैया की, ठीक है। और बाकी सबकी ध्यान तो रखते ही हो, है ना। व्हाट्सएप वगैरह में रोज चैटिंग करते हो, नहीं करते हो ना, इस समय एग्जाम है भाई, मोहब्बत की बात नहीं होगी, अब केवल एग्जाम की बात होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिखोगे महत्वपूर्ण रचनाएं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 नंबर तो देगा। यहाँ पर ये आता है आपका 3+2 यानी 3 नंबर का आपका ये हो गया, यहाँ पर आपका ये 3 नंबर का हो गया और इधर आपका जो है ये 2 नंबर का हो गया, ठीक है। ऐसे जांचेगा एग्जामिनर और चला जाए, क्योंकि भाई इतना अच्छे से लिखोगे तो कौन नहीं आपको नंबर देगा। सबसे पहले इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, कामना, एक घूंट, ये इनके इंपॉर्टेंट नाटक है, याद कर लेना। कहानी प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। उसके बाद है उपन्यास कंकाल, तितली आदि इनके उपन्यास है।
अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का खा आता है, क्योंकि वो था का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का खा में आपका कवि परिचय आएगा। तो ये देखो खा है, ठीक है। यहाँ पर अरे यार ये तो मैं गलत ही कर दे रहा हूँ, हट रे यार हट, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो कवि परिचय आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और सूरदास। तो यहाँ पर याद कर लेना, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और महादेवी वर्मा का भी याद कर सकते हो। 100% है, इनमें से बोर्ड एग्जाम में आएगा और तुमको 10 नंबर दे के जाएगा, गारंटी है, गारंटी, ठीक है। तो गारंटीड क्वेश्चन है ये सारे, इनको तैयार जरूर कर लेना। तुम्हारे विकास भैया की तुमको सजेशन समझ लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। तो बस इसको आप लोग क्या करोगे, मैंने यहाँ पर देखो लिखा है सूरदास जी का जीवन परिचय, कितना आराम से लिख दिया। देखो सबसे पहले इस तरीके से आप लोग लिखना जरूर, ठीक है। जन्म एग्जामिनर देखेगा बिल्कुल सही है, जन्म स्थान कहाँ पर हुआ देखेगा बिल्कुल सही है, पिता का नाम सही है, गुरु का नाम सही है, मृत्यु सही है, रचना से हो सकता है इसको देखे भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर इसको अब ना देखे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, उनको मिलता है कॉपी जांचने का पैसा, और पैसा किसको प्यारा नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। तो कॉपी के हिसाब से पैसा मिलता है, तो जितनी ज्यादा कॉपियां जांचेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। इसीलिए बोलता हूं कि हाईलाइट करो जहां पर एग्जामिनर की सीधे नजर जाए और तुमको नंबर दे और चला जाए। बीच में गलतियां भी होंगी ना तो एग्जामिनर नहीं देखेगा। फिर इतनी अच्छी अगर हैंडराइटिंग से लिखते हो तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो हैंडराइटिंग अपनी सुधारो, इस तरीके से जांचेगा और यहां पर आपका 3 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर की तो रचनाएं हैं, तो यहां पर 2 नंबर की रचनाएं, ये देखेगा 2 नंबर देगा, यानी टोटल आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद यहां पर देखो, ये देखो इधर भी जीवन परिचय है, ठीक है। तो इसको ये तो सबसे पहले मैं बता देता हूं जीवन परिचय कि भाई अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी यानी संवत 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं, विद्वानों में मतभेद है। इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। तो इस तरीके से आप लोग जीवन परिचय लिख देना भाई, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 7। तो इस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना, देख सकते हो कितना मस्त मैंने लिखा है, बहुत सारा टाइम लगा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम जरूर लगा सकते हो लाइक करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। क्या कह रहा है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, ठीक है। मतलब क्या कहता है, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में वीर हमेशा वीर ही रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाई, बोलने से ही पता चल रहा है। ये नहीं कि आप अनुवाद सीखने के लिए अब टाइम लगाने लग गए, ठीक है, धातु रूप रखने लग गए, भाई टाइम नहीं है हमारे पास। हमें केवल इतनी टाइम में पढ़कर 1 महीने के अंदर बोर्ड एग्जाम में 95 लाना है, और वो तुम लाओगे अपने विकास भैया के साथ, ये फुल गारंटी है। बस चैनल के साथ बने रहना, इतनी मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत करना तुम भी। उसके बाद आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देख सकते हो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो एग्जामिनर आपको इसका तो 2 नंबर दे देगा, इस श्लोक का, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब इसका देखो, ये इसका अनुवाद नहीं लिखना है, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर लो, तो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है यही आ जाए, ठीक है। उसके बाद आगे आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 8। क्या कहता है प्रश्न नंबर 8, देखो। तो प्रश्न नंबर 8 जो कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई भारतीय संस्कृति मूल्यम किम अस्ति, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो क्या है, तो यहाँ पर आप लिखोगे भारतीय संस्कृति का मूल क्या, मैंने देखो चारों का आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि भाई पुरु राजा का हासित, तीसरा है चंद्रशेखरा का हासित, चौथा वीरा केन पूजते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनका सारे का आंसर देना है। तो सबसे पहले पहला का आप लोग दोगे, ठीक है। तो पहला का क्या है कि भाई विश्वस्त सृष्टा ईश्वर एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा, जांचेगा और चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है कि भाई पुरु राजा कहाँ आसित, पुरु राजा कहा था, तो पुरु राजा एका भारतीय वीर आसित, ये भी बहुत ही सरल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल। 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर देगा एग्जामिनर, भग जाएगा। उसके बाद देखो ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, हो सकता है ये कोई बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आ जाए, फंस जाए, ठीक है। तो मैंने सारे लिख दिया आपको जो भी इसमें बन सका है मुझसे। तो यहाँ पर तीसरा कहता है चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर क्या है, चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, ठीक है। उसके बाद है
चौथा, ठीक है। वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 4 नंबर टोटल क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर का। ये है आपका निबंध, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आता है, तो आप एक विषय पर लिख सकते थे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। निबंध किस तरीके से तैयार किया जाता है, जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। दूसरी बात, निबंध कभी नहीं रटा जाता, केवल आप लोग पढ़ो निबंध, चाहे गूगल करके चाहे जैसे, फिर अपने दिमाग से उसकी हेडिंग के अनुसार बनाने की कोशिश करो, बस इतना सा होता है निबंध। निबंध का मतलब होता है स्वयं के विचार, क्या आप लोग उसके बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोग गलती मत करना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वदेश प्रेम का, ठीक है, स्वदेश प्रेम का। तो ये 9 नंबर तो तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। इस तरीके से देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, रूपरेखा लिख देना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रूपरेखा, ठीक है। मैंने नहीं लिख पाया तो कुछ जगह हो जाती हैं, तो रूपरेखा, ये रूपरेखा आप लोग इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद हेडिंग वाइज आप लोग इस तरीके से, ठीक है, लिखते चले जाना। एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, देख सकते हो कितना इस तरीके से लिखोगे, एक भी गलती नहीं रहेगी। तो एग्जामिनर तो तुम्हारे ऊपर फिदा होगा, और एक बार एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर फिदा हुआ तो नंबर तो तुम्हारे ऊपर फिदा होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर फिदा है तुम्हारे ऊपर, मतलब कि भाई जो मेन मालिक है, मुखिया है नंबर देने वाला, अगर वही फिदा है तो फिर नंबर तो तुम्हारे ऊपर फिदा ही होंगे ना। तो ये हो गया। तो ये देखो, बस एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, जांचेगा ऐसे, ठीक है। देखो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल, इतना पढ़ने नहीं लग जाता, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी पढ़ लेंगे बीच में, तो बीच बीच में आपने बहुत ही अच्छी ये कोट लिख दिए हैं। तो ये आपका 9 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर देंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पर तुम्हारे हो जाते हैं कितने नंबर, 100 नंबर। अब आप बताओ कितने नंबर तुम्हें मिल जाएंगे कम से कम। अगर मैं कहता हूँ कुछ कट भी गए तो कम से कम 98 नंबर तो मिल जाएंगे ना 100 में से, ठीक है। तो 100 में से 98 तुम्हारे बिल्कुल पक्के हो गए। तो इस तरीके से तुम्हारे पक्के हो जाएंगे 100 में से 98 नंबर, अगर इस तरीके से तैयारी करते हो जिस तरीके से मैंने बताया। और आज की इस वीडियो में तुमको आइडिया भी लग गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में आके कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए एक दिन की पूरी मेहनत मेरी 12 से 14 घंटे की है, तो आप लोग केवल 1 सेकंड की मेहनत कर सकते हो, प्लीज, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप में चाहे जैसे शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, तुम्हारा विकास भैया मेहनत कर ही रहा है, और तुम भी मेहनत मेरे साथ करते रहो, बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनो, और अपने साथ साथ देश का नाम रोशन करो। देश के साथ साथ फिर थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। लालच सबके अंदर होता है। तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। एक बात और बोलना चाहूंगा, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।